हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे चर्चा करेंगे प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। हम चलिए डिस्कस करते हैं प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन क्या होता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होती है उसके कैरेक्टर्स, उसके बिहेवियर, उसके प्रॉपर्टीज सब कुछ डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप पर। उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसके ऊपर ही वो डिपेंड करता है, उसकी सारी प्रॉपर्टी फंक्शनल ग्रुप पर। ये जैसे एल्कोहल्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, अमीन होता है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोनिल डेरिवेटिव्स या कार्बोनिल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। यही सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के फंक्शन को, कैरेक्टर्स को, उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। तो क्या होता है, अगर किसी मॉइटी पर मान लो ऐसे कोई है, यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप लगे हों, ठीक है, दो फंक्शनल ग्रुप अगर लगे हो और आपको किसी एक फंक्शनल ग्रुप का ही रिएक्टिविटी करवाना है, तो क्या होता है कि आपको सेलेक्टिवली एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। तो हमें प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। आइए हम डिटेल से समझ। आज के हमारी इस वीडियो के का कंटेंट है व्हाट इज प्रोटेक्शन, डी प्रोटेक्शन, इसकी जरूरत क्यों होती है, चैलेंजेस और क्या क्या चैलेंजेस होती हैं, क्वालिटीज ऑफ गुड प्रोटेक्टिंग ग्रुप, प्रोटेक्शन ग्रुप फॉर एल्कोहल्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो ग्रुप। इनके मेन वैसे ये ये चार जो होते हैं इन्हीं का मेन यूज होता है, ठीक है। व्हाट इज प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन। अब जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप हम लगा देते हैं। अगर हमें ऑक्सीडेशन केवल इस ग्रुप का करना हो, ठीक है, हमें केवल इसका ऑक्सीडेशन करना हो, इस ग्रुप का नहीं करना हो। लेकिन अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे CrO3, जिसमें क्रोमियम का का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन ये एल्कोहल का और एल्डिहाइड दोनों का ऑक्सीडेशन कर देता है और हमारा रिजल्टिंग प्रोडक्ट इस प्रकार से होता है। लेकिन हमें केवल अगर एल्डिहाइड का ही करना है, प्रोजेक्ट इसका रिएक्शन कराना है, तो हम सेलेक्टिवली एक सिल्वर के ऑक्साइड का यूज करते हैं और हमारा यहाँ पर इस प्रकार से बनता है। ये एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं करता है। तो केवल केमिकली सेलेक्टिव केवल करता है, एक ही फंक्शन ग्रुप को दूसरे को नहीं करता है। इसको कहते हैं कीमो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? कीमो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन। कीमो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन। लेकिन कीमो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन जनरली यूज होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप का अंतर होता है, यानी डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के केस में कीमो सेलेक्टिविटी का यूज होता है। लेकिन एक ही फंक्शनल ग्रुप हो, यानी होमो फंक्शनल ग्रुप हो, उसके लिए क्या होता है, हम ज्यादा रिएक्टिव को क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। लेस रिएक्टिव को अगर हमारा डिजायर्ड होता है तो उससे हम रिएक्शन कराते हैं। जिससे हम एक यहाँ पर ग्रुप लेते हैं, एल्कोहल। ये जो है 1 डिग्री अल्कोहल है और ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है। आप जानते हैं 1 डिग्री अल्कोहल इज हाईली रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। तो आप अगर इसका रिएक्शन कराना चाहते हैं, आपको डिजायर प्रोडक्ट इस प्रकार से आप बनाना चाहते हैं, तो ऐसा तो जल्दी ऑक्सीडेशन करा के पॉसिबल नहीं है। आप क्या करेंगे, इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, प्राइमरी अल्कोहल। तो आप क्या करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को यदि हम प्रोटेक्ट कर दें, यानी मास्क लगा दें, इसकी रिएक्टिविटी को अगर हम रोक दें, तो जो बचा हुआ अल्कोहल है उस पर रिएक्शन होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके ऊपर एक इसके ऊपर एक डी प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डी प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाते हैं। इस प्रकार से होता है। यहाँ पर प्रोटेक्टिंग ग्रुप पीजी मतलब प्रोटेक्टिंग ग्रुप एल्कोहल होता है। अब इसका ऑक्सीडेशन हम कराते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसका हम रिएक्शन कराते हैं और हमारा ये बनता है CO। इसका ऑक्सीडेशन होता है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, तो क्या बनता है, एल्डिहाइड कीटोन बनता है। फिर आगे ये हो गया और उसके बाद इसको यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, मतलब डी प्रोटेक्शन कर देते हैं और हमारा क्या होता है, यहाँ पर
जो पीजी लगा हो, प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा हो, वो रिमूव हो जाता है। ये हो गया प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन की जरूरत क्या होती है? होमो फंक्शनल ग्रुप, अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, हेटेरो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो कीमो सेलेक्टिव के द्वारा उसका रिएक्शन कराते हैं। लेकिन अगर होमो सेलेक्टिव होमो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं तो क्या करते हैं, ज्यादा रिएक्टिव, अगर हमें लेस रिएक्टिव का रिएक्शन कराना है तो मोर रिएक्टिव ग्रुप को हम प्रोटेक्ट करते हैं, लेस रिएक्टिव को आगे रिएक्शन करा के उसको बाद में डी प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन का। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है, प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन की वजह से हमारा दो स्टेप ज्यादा होता है, दो स्टेप ज्यादा होता है, नॉन प्रोडक्टिव स्टेप ज्यादा होते हैं। कौन? एक प्रोटेक्शन, दूसरा डी प्रोटेक्शन। इसका वैसे ओवरऑल रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेस रिएक्टिव का रिएक्शन कराने के लिए आपको उसको प्रोटेक्शन फिर डी प्रोटेक्शन कराने की जरूरत होती है। लेकिन इन दोनों स्टेप को हम क्या कहते हैं? नॉन प्रोडक्टिव स्टेप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन प्रोडक्टिव स्टेप्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने पिछले स्लाइड में चर्चा कर दिया है कि व्हाई वी नीड और इसका चैलेंज क्या है। तो मैंने बताया कि अगर जहां पर हेट्रो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं वहां पर हम यूज करते हैं कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन का, कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट का यूज करते हैं। जहां पर होमो फंक्शन ग्रुप लगे होते हैं वहां पर अगर हमें लेस रिएक्टिव का, लेस रिएक्टिव रिएक्टिव फंक्शन ग्रुप का हमें रिएक्शन कराना होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें हाई रिएक्टिव यानी कि हाईली रिएक्टिव ग्रुप का, रिएक्टिव ग्रुप के ऊपर मास्क लगा देते हैं। यानी ओवरऑल क्या करते हैं, उसको डीएक्टिवेट करते हैं। डीएक्टिवेट करने के प्रोसेस को, डीएक्टिवेशन के प्रोसेस को हम क्या करते हैं? प्रोटेक्शन कहते हैं। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मॉइटी को, हाईली रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप को डीप्रोटेक्ट करने के, डीएक्टिवेट करने के प्रोसेस को हम प्रोटेक्शन कहते हैं, और वापस उसको रिएक्टिव करने के प्रोसेस को हम डी प्रोटेक्शन कहते हैं। ये नीड इसकी क्यों है? इसका यूज फार्मास्यूटिकल केमिकल इंडस्ट्री जो आर&डी से जुड़े हुए हैं या किसी प्रकार से जो केमिकल रिएक्शन से जुड़े हुए हैं वहां पर इसकी नीड हो सकती है। अब एक सवाल मन में आता है, क्वालिटीज ऑफ गुड प्रोटेक्टिंग ग्रुप, इसके क्या क्या क्वालिटी होते हैं। पहला जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप पीजी है, ये पहला होना चाहिए एक मल्टी फंक्शनलिटी है, मल्टी फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं तो हमारे डिजायर्ड ग्रुप को जिसका हमें प्रोटेक्शन करना है उसके साथ इजिली ये क्या हो, सेलेक्टिवली रिएक्शन करे, सेलेक्टिवली उसके साथ सेलेक्टिवली अटैच हो जाए। ठीक है, पहला। सेकेंड चीज है कि ये ओवरऑल रिएक्शन में जब तक हमें जरूरत है तब तक ये डीएक्टिवेटेड रहे, डीएक्टिवेटेड रहे। ठीक है, डीएक्टिवेटेड रहे। ठीक है, पहला मल्टी फंक्शन ग्रुप में डिजायर जो हमारा रिएक्टिव ग्रुप है उसको सेलेक्टिवली उसके साथ अटैच हो, दूसरा ओवरऑल रिएक्शन में अगर अटैच होने के बाद प्रोडक्टिव जो ये ग्रुप हमारा है प्रोटेक्शन ग्रुप, ये अटैच होने के बाद ओवरऑल उस मॉइटी को डीएक्टिवेट करे, और तीसरा है कि रिएक्शन होने के बाद आसानी से इसको रिमूव किया जा सके, जब जरूरत अगर नहीं है तो आसानी से रिमूवल ग्रुप होना चाहिए। ये थ्री मेन क्राइटेरिया रही गुड प्रोटेक्टिंग ग्रुप के लिए। अब कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, रिएक्टिव ग्रुप होते हैं जिनके लिए, तो जनरली जो हम यूज करते हैं एल्कोहल के लिए यूज करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो ग्रुप। इन चार ग्रुप के लिए प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन यानी प्रोटेक्टिंग ग्रुप का जरूरत हमें होती है। जनरली इनकी का यूज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। अब हम पहले फंक्शन ग्रुप एल्कोहल्स के बारे में देखेंगे। वैसे हम इनके मैकेनिज्म, बाकी प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल से, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन सबके बारे में डिटेल से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यहाँ जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है। ठीक है, तो एल्कोहल्स क्या होते हैं? ROH। एल्कोहल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है जनरली किससे? ईथर बना के। ये ईथर सिंपल ईथर यानी कि बेंजाइलिक ईथर बनाकर किया जाता है, बेंजाइलिक ईथर बनाकर, या तो सिलेन ईथर बनाकर किया जाता है। एक और होता है कि जैसे डाई अल्कोहल होता है, डाईऑल होता है, तो उसको जनरली एसिटल ग्रुप के द्वारा उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये होते हैं। अब
ये क्या होते हैं इनके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। जो बेंजाइलिक ईथर होता है, जनरली एल्कोहल्स का रिएक्शन हम कराते हैं। जो बेंजाइलिक ब्रोमाइड, बेंजाइलिक क्लोराइड वाले ग्रुप से इसका रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। इसका रिएक्शन कराने पर क्या होता है, यहाँ पे HBr बाहर हो जाता है और हमारा ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। वो बेंजाइलिक ईथर इस प्रकार से बनता है, ठीक है। और सिलाइल ईथर में क्या होता है, हम सिलाइल का कोई ग्रुप लेते हैं, जैसे सिलाइल ईथर बनाते हैं। सिलाइल ईथर के लिए, सिलाइल ईथर ग्रुप में जल्दी हम जो यूज करते हैं, इस प्रकार से हम ईथर बनाते हैं। कौन सा, RO, एल्कोहलिक पार्ट हो गया, यहाँ पर सिलाइल ग्रुप CH3 CH3 CH3। ये जो ईथर बनता है इसको कहते हैं ट्राई मिथाइल सिलाइल ईथर, यानी TMS ईथर इसको बोलते हैं, TMS ईथर बोलते हैं। दूसरा होता है कि अगर हम यहाँ पर इसको मॉडिफाइड कर दें, ए ट्राई मिथाइल है, इसकी जगह अगर ट्राई इथाइल कर दें तो इस प्रकार से होगा ET इथाइल ग्रुप। इसको क्या कहेंगे, ट्राई इथाइल सिलाइल ईथर, यानी TES ईथर होता है। इसके अलावा ये यूज होता है RO सिलाइल ग्रुप, यहाँ पर CH3 यहाँ पर ब्यूटाइल ग्रुप लग जाता है, इसको कहते हैं TBDMS, यानी टेट्राब्यूटाइल डाइमेथाइल सिलाइल ईथर। इसका एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है, CH3 की जगह PH लग गया है तो क्या होता है, ROA ईथर का हो गया, यहाँ पर PH ब्यूटाइल ग्रुप लग जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। इसको क्या कहते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल डाइफिनाइल सिलाइल ईथर कहते हैं, ठीक है। इसका जो रिएक्शन होता है इस प्रकार से होता है। एल्कोहलिक ग्रुप हम लेते हैं, एल्कोहल, इसका हम कोई भी सिलाइल हम हैलाइड लेते हैं जनरली, यहाँ पर X की जगह क्लोरीन या OTF ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। इसका रिएक्शन बेस में जनरली नाइट्रोजनस बेस के रूप का यूज करके यहाँ पे इसका ईथर बनाते हैं, R3, ठीक है। अब जो बेस यूज होता है या तो ET3 यानी ट्राईएथाइलअमीन, पिरिडीन इस प्रकार से होता है, पिरिडीन, DMAP। इसके अलावा यूज हो सकता है इस प्रकार से, यहाँ पर CH ग्रुप लगे, इसको कहते हैं 2,6 ल्यूटोडीन, ठीक है, ल्यूटोडीन। इसके अलावा इमिडाजोल का भी यूज किया जाता है, इमिडाजोल का। तो बेस के रूप में नाइट्रोजनस बेस, इनका ऑर्गेनिक बेस का जल्दी यूज किया जाता है, होता है। इसके डी प्रोटेक्शन के लिए, सिलाइल ग्रुप के डी प्रोटेक्शन के लिए हम फ्लोरीन सोर्स का यूज करते हैं, फ्लोराइड सोर्स का यूज करते हैं। फ्लोराइड सोर्स में जल्दी क्या यूज होता है, जल्दी इसके साथ यूज होता है पिरिडीन का HF सॉल्ट। इसके अलावा टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड का यूज करते हैं, इस सॉल्ट का। अमोनियम फ्लोराइड का NH4 प्लस F माइनस, या HF एसिड का यूज करते हैं, HF एसिड का यूज करते हैं इसके डी प्रोटेक्शन के लिए। जो बेंजाइलिक ईथर के बारे में मैंने बताया, उसके डी प्रोटेक्शन के लिए H2PD कार्बन का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर डाइऑल टाइप का होता है, डाइऑल, तो इसका प्रोटेक्शन जनरली किया जाता है कार्बोनिल ग्रुप के द्वारा। जनरली इसका यूज करते हैं, एसीटोन हो गया, या तो हम इसका यूज करते हैं, इस ग्रुप का भी यूज किया जाता है, ठीक है। आप इस ग्रुप का यूज किया जाता है, इसके अलावा इसका यूज किया, इस प्रकार से अलग अलग ग्रुप का यूज किया। जैसे एक इस ग्रुप का, इसको कहते हैं, इस DMP कहते हैं, DMP एज ए सॉल्वेंट पे यूज होता है, इसका यूज किया जाता है। इसके साथ एक कोई ऑर्गेनिक एसिड, जनरली पैरा टॉल्यूइन सल्फोनिक एसिड का यूज किया जाता है, पैरा टॉल्यूइन सल्फोनिक एसिड का, PTSA का यूज किया जाता है। हम इसके बारे में डिटेल्स आपको अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे, अल्कोहल्स के प्रोटेक्शन, डी प्रोटेक्शन, उसके मैकेनिज्म को बताएंगे, यहाँ जल्दी इंट्रोडक्शन ही है। प्रोटेक्शन ग्रुप फॉर एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए जनरली जो प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, जैसे हमारा एल्डिहाइड या कीटोन, R की जगह एक R1 R2 अगर हम कंसीडर करें,
तो R1 की जगह अगर H हो गया तो ये एल्डिहाइड, और अगर ये एल्काइल ग्रुप तो कीटोन। इसका प्रोटेक्शन जनरली डाइऑल से किया जाता है। किससे? डाइऑल से प्रोटेक्शन किया जाता है। पैरा टॉल्विन सल्फोनिक एसिड PTSA के प्रेजेंस में किया जाता है, और यहाँ पर हमारा इस प्रकार से मोइटी बनता है R1 R2 और H2O मालिक्यूल्स निकलता है। इसका डी प्रोटेक्शन जो क्लीवेज होता है जनरली डाइल्यूट HCl डाइल्यूट एसिड से किया जाता है। डाइल्यूट एसिड का यूज करने पर हाइड्रोलिसिस एसिड हाइड्रोलिसिस से हमारा वापस डिजायर प्रोडक्ट हो जाता है, और साथ साथ ये जो डाइऑल हुआ है ये रिमूव हो जाता है। प्रोटेक्शन ग्रुप फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रोटेक्शन किया जाता है इस एसिड ग्रुप को एस्टर ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक एस्टर ग्रुप में कन्वर्ट करके किया जाता है। तो ये दो तरीके से होता है। पहला डाइजोमेथेन, डाइजोमेथेन का यूज करके इसका मिथाइल एस्टर बनाया जाता है। दूसरा होता है एल्कोहल का यूज करके, एल्कोहल का यूज करके जैसा एल्कोहल होगा उसके अकॉर्डिंग एस्टर बन जाता है। जैसे ये जो डाइजोमेथेन का रिएक्शन है इस प्रकार से हम इसको दिखाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका डाइजोमेथेन, डाई एजोमेथेन डैम हम लिख दिए, और यहाँ पर ये आपका डिजायर्ड एस्टर CH3 एस्टर बन जाता है और नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। इसको वापस जब NaOH या NaOH KOH या LiOH किसी भी अल्कली के साथ इसका जब रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फ्री हो जाता है और मेथेनॉल बाहर हो जाता है। ठीक है। दूसरा प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया कार्बोक्सिलिक एसिड CO2H, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका एल्कोहल के साथ ROH के साथ इसका जब कराते हैं H2SO4 के साथ रिफ्लक्स कराते हैं, या दूसरे ऐसे इस तरीके से इसको जब रिएक्शन कराते हैं तो आपका डिजायर्ड बनता है, सांसा वाटर बाहर निकलते हैं। दूसरा इसका तरीका होता है, इसको वापस अगर आप LiOH या NaOH के साथ इसका बेस हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वापस एसिड बन जाएगा। एक और तरीका होता है कि हम इन दोनों का मीन्स एसिड और एल्कोहल का यूज करके इसको DCC माइल्ड बेस का यानी कि डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडाइमाइड का DCC, इसके अलावा ADCHCl का यूज करके इसको बनाया जा सकता है। ADCHCl और इनके साथ क्या होता है, ADCHCl के साथ एक यूरिया बाई प्रोडक्ट बनता है जिसको फिल्टर करके जो वाटर सॉल्युबल होता है इसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है। इनको वापस डी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इनको डी प्रोटेक्शन के लिए H2O2 या LiOH के साथ इनको डी प्रोटेक्ट कर देते हैं जो हमारा एस्टर बनता है। अगर हम DCC की बात किए तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हम बेंजाइल एल्कोहल के साथ DCC का प्रयोग ये काफी अच्छा माना जाता है। DCC के प्रेजेंस में इसका अगर हम यूज करते हैं तो ये बनता है बेंजाइलिक एस्टर बनता है। इसका डी प्रोटेक्शन करने के लिए H2PDC, H2 यानी हाइड्रोजन और पैलेडियम कार्बन के प्रेजेंस में इसको वापस से डी प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और आपका टॉल्विन बनता है। PSCH3 एक टॉल्विन होता है, टॉल्विन आपका बाई प्रोडक्ट बनता है। इसके अलावा एक और इस यूज किया जाता है। अगर हम बात करें अगले प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन के बारे में तो देखिए, अगर अमीनो ग्रुप के प्रोटेक्शन की बात किया जाए तो अमीनो ग्रुप को दो तरीके से, एक बॉक प्रोटेक्शन, दूसरा CBZ प्रोटेक्शन के द्वारा किया जाता है। तो बॉक प्रोटेक्शन के द्वारा, और बॉक क्या होता है, बॉक होता है टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्सीकार्बोनिल, ठीक है, ये बॉक होता है। ये एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह काम करता है। दूसरा होता है बेंजाइल कार्बोनिल यानी CBZ इसको कहते हैं। दो तरीके से इसका प्रोटेक्शन किया जाता है। तो आइए पहले हम बॉक प्रोटेक्शन को समझते हैं। हम यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल इसका बॉक की बात करें तो इसमें अमीन लेते हैं, यहाँ पर बॉक ग्रुप लेते हैं, बेस बॉक एनहाइड्राइड है, बेस NaOH या लेस बेसिक K2CO3 के प्रेजेंस में कार्बामेट बनाता है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल और CO2 एज ए बाई प्रोडक्ट के बाहर हो जाता है। ठीक है। अब हम दूसरे CBZ की बात करें तो अमीनो ग्रुप को जैसे हम CBZ यानी
इसका यूज करते हैं, बेंजोल ऑक्सीकार्बोनिल प्रोटेक्टिंग ग्रुप के साथ इसका यूज करते हैं तो ये प्रोटेक्ट होता है, ठीक है। और आपका HCl गैस यहाँ HCl यहाँ से बाहर होता है। इस प्रकार से इसको हम माइल्ड बेस बाइकार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ये जो बनता है कार्बामेट प्रोटेक्टिंग ग्रुप यहाँ भी बनता है NH, इस कार्बामेट प्रोटेक्टिंग ग्रुप यहाँ बनता है और HCl बाहर होता है। बाद में इसका जो HCl इसके साथ बाहर होता है जो सॉल्ट बना लेता है, ठीक है। इसके बाद इसका अगर डी प्रोटेक्शन कराना होता है तो हम H2PDC पैलेडियम कार्बन का यूज करके इसको डी प्रोटेक्ट करके हम डिजायर्ड अमीन वापस पा लेते हैं। दोस्तों ये रहा आज हमारा प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन। हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे एल्कोहल के प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन, उसके मैकेनिज्म के बारे में, ऐसे कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो एसिड के बारे में अलग अलग सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे।